हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। एबीपी का ई शिखर सम्मेलन आप देख रहे हैं। मोदी सरकार 2 के पहला साल पूरा हो रहा है। 30 मई को पिछले साल शपथ ली थी मोदी सरकार ने, आज 29 मई है और इसी मौके पर खास मेहमानों का सिलसिला सुबह से हमारे चैनल पे आ रहा है। अब बारी है 2 खास मेहमानों की, एक आमने सामने की बहस होगी, टक्कर होगी। मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर राकेश सिन्हा राज्यसभा के सांसद हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। स्वागत है प्रोफेसर सिन्हा आपका। और साथ में कांग्रेस पार्टी के सांसद और युवा नेता गौरव गोगोई इस वक्त हमारे साथ गुवाहाटी से जुड़ रहे हैं। गौरव, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बारी बारी से बात करेंगे, एक एक मुद्दा करके बात करेंगे। पहला मुद्दा जो मैं उठाना चाहूँगा वो इसी वक्त से जुड़ा हुआ है, यानी कि कोरोना को लेकर जिस स्थिति में देश है, जिस स्थिति में आज की तारीख में मजदूरों की तस्वीरें हम देख रहे हैं, उस पर मैं इस बहस की शुरुआत करना चाहूँगा। प्रोफेसर सिन्हा, आपको लगता नहीं है कि बीते 1 साल में, अगर मैं खास तौर पर पिछले 4 महीनों का जिक्र करूं, ये सबसे कठिन दौर है मोदी सरकार के लिए, प्रधानमंत्री खुद मोदी के लिए, क्योंकि कई चुनौतियां एक साथ उनके सामने आ गई हैं। भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी और ऊपर से कोरोना से महामारी। देखिए, मैं इसको ये मानता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कठिनतम चुनौती को सिर्फ कठिन चुनौती बनाकर रखा है। कारण क्या है कि पूरी दुनिया कोरोना के संकट से है। आप इटली की हालत देख लें, आप अन्य देशों की हालत देख लें, अमेरिका की हालत देख लें। लेकिन सवाल अमेरिका इटली का नहीं है। सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राइट टाइम पर राइट डिसीजन लिया और उस सही निर्णय के कारण जो देश में एक विकराल संकट पैदा होता, उसको रोकने का काम किया। रही बात माइग्रेंट वर्कर्स की, जहां पर बात रुक जाती है, मैं आपको बता दूं सुमित जी, 2008 के बाद से एनएसएसओ का कोई सर्वे माइग्रेंट वर्कर्स का नहीं हुआ। 2008 से लेकर और 2001 से लेकर और आज तक जो माइग्रेंट वर्कर्स में वृद्धि हुई है, सबसे ज्यादा माइग्रेंट वर्कर्स की वृद्धि 1991 से लेकर 2014 तक हुई है। उसके बाद माइग्रेंट वर्कर, आप ये डाटा देख लीजिए, माइग्रेंट वर्कर्स की प्रतिशत कम हुआ है। कारण क्या है कि गांवों का जब डेवलपमेंट शुरू हुआ तो काउंटर माइग्रेशन शुरू हुआ और आज की स्थिति में सरकार ने जिस प्रकार से माइग्रेंट वर्कर्स की समस्या को एड्रेस किया जी, उनको उन तक अनाज पहुंचाकर, उनके अकाउंट में पैसा डालकर, लेकिन दुर्भाग्य है सुमित जी कि माइग्रेंट वर्कर्स को भड़काने का काम, कठिनाइयां हुई हैं, न्यूनताएं हैं, बहुत सी घटनाएं सड़कों पर हैं, हमारे सामने जवाब दीजिएगा। लेकिन राकेश जी, काउंटर सवाल है मेरा। जब आप 1991 से 2014 का स्केल गिनाते हैं तो बीच में 6 साल आपके भी आते हैं। वाजपेयी जी की सरकार थी, आप मान रहे हैं कि वो गलती हुई है? आपकी सरकार भी वो काम नहीं कर पाई? वाजपेयी जी की जो माइग्रेंट वर्कर्स की संख्या, देखिए, मैंने कहा कि माइग्रेंट, मैंने जो तथ्य, सवाल वाजपेयी जी, मनमोहन सिंह का नहीं है। सवाल है 1991 से लेकर 2000 तक माइग्रेंट वर्कर्स का ग्राफ बढ़ता गया। रियल एस्टेट के नाम पर जमीनों का जिस तरह से किसान लैंडलेस होते गए, जितने मार्जिनल फार्मर्स हैं उन्होंने रियल एस्टेट को खेत बेचना शुरू किया। मोदी जी की सरकार के दौरान जिस प्रकार से रियल एस्टेट स्कैम को रोका गया जी, उस वक्त कांग्रेस पार्टी क्या करे थी? रियल एस्टेट के नाम पर किसानों को लैंडलेस बनाने का काम किया। एक दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, यह जो समस्या है, मैं मानता हूं और उनसे माफी भी मांगनी चाहिए, कुछ चाहे एक माइग्रेंट वर्कर सड़क पे मरे या 100 मरे, यह हमारे लिए कलंक है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, राहुल गांधी ने इस देश में अराजकता पैदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। देखिए, जो समस्या, एक भी माइग्रेंट वर्कर्स पर, एक हिंदुस्तान के एक भी नागरिक पर संकट आता है तो रूलिंग पार्टी के नाते हम उसको ऑन करते हैं। मैं राहुल गांधी की तरह, कांग्रेस पार्टी की तरह व्यवहार नहीं करता हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, इतने बड़े माइग्रेंट वर्कर्स को महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया? जहां पर महाराष्ट्र की सरकार है, आखिर ये फेडरल सिस्टम है, यूनिटी सिस्टम। अब आप कांग्रेस नरेंद्र मोदी जी ने एक योजना दी। गौरव, और एक और अंतिम, गौरव गोगोई, राकेश जी बात राकेश जी, बहुत लंबा चलेगा, बहुत से मुद्दे हैं, सबको कवर करना है, सबको बारी बारी से मौका मिले, हम 3 ही तो आदमी हैं। गौरव गोगोई, राइट डिसीजन राइट टाइम पे लिया मोदी जी ने, इसीलिए कोरोना के संकट काल को, जो कठिनतम परिस्थिति थी, उसको कठिन में तब्दील कर दिया। राकेश सिन्हा जी ने कहा, क्या आप संतुष्ट हैं? गौरव गोगोई।
देखिए, ये सारे जो निर्णय मोदी सरकार ने लिए हैं बिना तर्क के, बिना तैयारी के लिए हैं। फरवरी माह में ही जब नमस्ते ट्रंप का इवेंट गुजरात में हुआ, उससे 2 हफ्ते पहले राहुल गांधी जी और कांग्रेस दल ने चेतावनी दी थी कि आप यहाँ पे नमस्ते ट्रंप आयोजन कर रहे हैं, पूरे आप जगह में देखे, दुनिया में देखे किस प्रकार से कोरोना वायरस का प्रकोप फैल रहा है। आज जिस अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप हुआ है, उसी अहमदाबाद में आज गुजरात के हाईकोर्ट बोलते हैं कि वहां के सिविल हॉस्पिटल एक डंजन की तरह बन गए हैं। आज अहमदाबाद के केसेस देख रहे हैं आप, वहां पे कितने प्रकार से वेंटिलेटर को लेकर स्कैम हो रहे हैं। तो कहाँ थी तैयारी? अगर आप जानते थे कि कोरोना वायरस एक ऐसा संक्रमण आएगा जिसमें से लोगों में एक के अंदर एक भय पैदा होगा, उस भय के कारण वो लोग अपने कारोबार को छोड़कर घर वापस लौटने की कोशिश करेंगे, तो वो कैसे लौटेंगे? बस से लौटेंगे, ट्रेन से लौटेंगे, प्लेन से लौटेंगे, कैसे लौटेंगे? बिना ये सोचे समझे 4 घंटे का समय दिया, 4 घंटे का समय दिया ताकि लोग अपने अपने जगह पे जा पाए। आज दुनिया में किसी और जगह पे हमने इस प्रकार का शॉर्ट नोटिस पे लॉकडाउन, इतना अनप्रिपेयर्ड, अनइन्फॉर्म लॉकडाउन नहीं देखा। आज आप आसिया में भी देखें, भारत के अलावा आसिया के किसी देशों में इस प्रकार का आपने पलायन देखा है? दुनिया भर के कोरोना वायरस में आज संक्रमण हुआ है, दुनिया भर में किसी देश में आज इस प्रकार का पलायन देखा है अपने मजदूरों का? देखा है तो यहाँ देखा है। और बार बार कांग्रेस पार्टी ये बात कह रही है कि हम मदद करना चाहते हैं। जब राकेश जी जवाब दीजिए। हमने बसेस की हमने इनको तालिका दी तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये बसेस हमको नहीं चाहिए। तो राकेश जी जवाब दीजिए। तो किसी ना 4 घंटे का समय दिया गौरव, लेट हिम रिस्पॉन्ड। और राहुल गांधी ये आप ही का नहीं, ये देश भर का सवाल है, सरकार से देश का सवाल है, तमाम मीडिया पूछ रहा है कि 4 घंटे का आपने समय दिया और आपने पहले का 21 दिन, फिर आप 21 दिन को बढ़ा के और 14 दिन, फिर और 14 दिन, फिर और 14 दिन, ऐसे करते करते आप 60 दिन तक ले आए और अब आप कह रहे हैं कि हम माफी मांगेंगे। इसका मतलब आपकी प्लानिंग में कमी थी। बड़ा इल्जाम है राकेश जी आपके। देखिए मैंने कहा यह निर्णय लोक नीति मार्ग अपने आप नहीं लेता था। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठकें होती थी जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री सहित कांग्रेस पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री होते थे। गौरव गोगोई जी को जाकर उनके बयानों को, मुख्यमंत्री सम्मेलन में कही गई बातों को सुनना चाहिए कि लॉकडाउन बढ़ना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। यदि नरेंद्र मोदी जी लॉकडाउन नहीं करते तो हिंदुस्तान में जो आंकड़े दिए जा रहे हैं, कंजर्वेटिव आंकड़ा दिया जा रहा है, 54 से 55 हजार मृत्यु अब तक हो गई होती। और दूसरा आंकड़ा जो रिसर्च इंस्टीट्यूट दे रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी किसी का नहीं है, जी ये शोध संस्थानों ने रिसर्च दिया है, 1.2 लाख से लेकर 2.2 लाख तक की 2.2 लाख तक की डेथ की बात कही जा रही है। नरेंद्र मोदी जी ने उस आंकड़े को कहां ले गए? आप किससे तुलना कर रहे हैं? इटली की अराजकता से? यदि राहुल गांधी इतने ही सीरियस थे, यदि कोरोना के बारे में उनको इतनी ही जानकारी थी, तो उस वक्त इटली क्यों गए? आने के बाद उनको टेस्ट कराना पड़ा। राहुल जी को इतनी ही जानकारी थी कोरोना इतना संकट है, संकट पैदा कर रहा है, तो अपने ऊपर उन्होंने क्यों संकट लिया? हमारे लिए बहुमूल्य नेता है देश के। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, राकेश जी, सड़कों पे जो अराजकता फैलाने का काम महाराष्ट्र सरकार ने किया, उसकी जिम्मेदारी आप लेते हैं कि नहीं? महाराष्ट्र सरकार ने जिस प्रकार से राकेश जी महाराष्ट्र और माइग्रेंट लेबर पे आएंगे, मेरे पास दोनों के लिए सवाल है, डोंट वरी, लेकिन पहले इस पर बात करते हैं। गौरव, अगर वाकई में जो बात राकेश सिन्हा कह रहे हैं, इस बात का जवाब देना चाहिए कि राहुल गांधी को इतनी चिंता थी संक्रमण फैलने की और कोरोना की, तो वो खुद विदेश यात्रा पर क्यों थे? देखिए, मुझे लगता है ये बहुत छोटे स्तर की बात कर रहे हैं राकेश सिन्हा जी, उनसे मैं अपेक्षा नहीं करता था। जब पूरे चाइना में, ये वुहान में ये केसेस बढ़ रहे थे, तब जाके उन्होंने एयरपोर्ट पे, सरकार ने, एयरपोर्ट अथॉरिटी तो आपकी है, आपने एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा टेस्टिंग के फैसिलिटीज क्या आपने तैयार किए थे? क्या आपने अपने अस्पतालों में क्या बेड्स हैं, वेंटिलेटर्स हैं, क्या इसकी आपने तैयारी की थी? क्या आपने जो मास्क चाहिए, क्या उसकी तैयारी की थी? मास्क का बाद में लाए चीन से, और चीन के बाद आपने राज्य सरकारों को भेज दिया, और वहीं से वो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की क्वालिटी इतने खराब निकले कि वो सारे वापस आप करने लगे। तो आप सरकार, आप केंद्र सरकार में है, आप जिम्मेदारी से आप बात करिए कि आज आप देखिए साउथ कोरिया, वियतनाम, ताइवान, थाईलैंड, ये सारे वो पड़ोसी देश है जो चीन के पड़ोसी देश में से माने जाते हैं, उनमें केसेस घट रहे हैं। दक्षिण कोरिया में केसेस घट रहा है, और यहाँ पे भारत की आप बात कर रहे हैं, आप तथ्य की बात कर रहे हैं, किस तथ्य पे हम विश्वास करें?
आपके नीति आयोग के अनुसार मई तक तो लॉकडाउन, ये कोरोना वायरस के केसेस तो कम हो जाने चाहिए थे। आपके तथ्य के अनुसार अभी तो हमारे मई के अंत तक हमारे कोरोना वायरस से हम बाहर निकलना चाहिए थे। प्रधानमंत्री मोदी जी के अनुसार ये तो सिर्फ 21 दिन का एक जंग था। तो ये आपके तथ्यों की किस प्रकार के आप विश्वास करें। आज मैं आपके, आज देखिए टेस्टिंग कितनी हो रही है। आज आप बोल रहे हैं कि केसेस की संख्या कम है। जब आप टेस्टिंग ही कम रखेंगे, टेस्टिंग पर ही आप दबाव रखा के रखेंगे कि पहले दिन से ही केंद्र सरकार कहती थी गौरव, ये तो आप भी मानेंगे, आज की तारीख में 1 लाख के ऊपर टेस्ट हो रहे हैं। शुरुआत में जो मुश्किल से गिने चुने होते थे, आज 1 लाख के ऊपर हो गए। डबलिंग रेट जो 3 दिन का था वो बढ़ के 15 दिन के आसपास आ गया है। ये तो आप मानेंगे ना, लॉकडाउन से ये फायदा मिला। इसका जवाब देता हूँ सरकार। सुमित भाई मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुमित भाई, पहले दिन से ही केंद्र सरकार, सुमित भाई मेरी बात सुन लीजिए, पहले दिन से ही केंद्र सरकार कह रही थी कि हमारी क्षमता है कि हम प्रतिदिन 1 लाख टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन 1 लाख प्रतिदिन टेस्ट करने में उनको 2 महीने लगे, तो पहले 2 महीने तो चले गए हैं। आज वो 1 लाख के प्रतिदिन टेस्ट पहले दिन से करते तो कुल मिला के जो आज हमारी संख्या होती और बड़ी होती। आज भी मैं कहता हूं कि केंद्र सरकार अपनी क्षमता के अनुसार टेस्टिंग नहीं करी, टेस्टिंग घटा के करी है ताकि संख्या ना बढ़े। राकेश जी आप जवाब दीजिएगा, लेकिन मेरे भी एक सवाल इसमें जोड़ रहा हूं मैं। जब वुहान में कोरोना फैल रहा था और वुहान के पड़ोसी ताइवान ने अपनी तमाम फ्लाइट्स जो वुहान से आने वाली थी उस पर बैन लगा दिया था, चीन की फ्लाइट्स पर बंदिश लगा दी थी, तो ये काम भारत क्यों नहीं कर पाया? क्या ये इल्जाम विपक्ष का ठीक नहीं है राकेश सिन्हा, क्योंकि आपको राष्ट्रपति ट्रंप की आगवानी करनी थी इसीलिए आप रियायत नहीं कर पाए? अगर जनवरी फरवरी में आप लोगों ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए होते फ्लाइट्स पर तो आज ये स्थिति नहीं होती। पहले मैं एक सवाल का जवाब दे दूं जो पहले मैंने उठाया था कि राहुल गांधी कितने सीरियस थे। सुमित जी आपको याद होगा और मैं आपके चैनल को देखा था, आपने उस न्यूज को दिया था जब प्रधानमंत्री ने कोरोना के संकट के बारे में बार बार देश को आगाह कराया तो ममता बनर्जी जी का क्या स्टेटमेंट था? ममता बनर्जी किसके इलाज हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वास्तविक मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए कोरोना की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के अनेक नेताओं के बयान आप अखबारों में गूगल सर्च करके देख सकते, जब कहे थे ये कोरोना क्या है, ये प्रधानमंत्री ममता बनर्जी को कांग्रेस के बातों से ध्यान हटाने के लिए कर रहे हैं। ममता अलग है, कांग्रेस अलग है, दो अलग अलग पार्टियां। नहीं ये कंडेम नहीं, कांग्रेस के नेताओं ने इस तरह का बयान दिया, इनके इलाज हैं, तो सवाल इनसे होगा कि उनसे होगा? शिवसेना और ममता बनर्जी का जवाब मैं दूंगा कि ये देंगे, जिनके साथ हाथ मिलाकर बैठे वो जवाब दें। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री, मैं एक घटना का जिक्र करता हूं, पार्लियामेंट्री पार्टी में कोरोना के ऊपर दिखाया गया, तब हम लोग भी कॉन्शियस नहीं थे। सही बताएं कि लोग सीरियस नहीं थे। प्रधानमंत्री ने उस दिन कहा था कि आप अपना पीठ मत थपथपाइए, चुनौतियां आने वाली हैं, और सही समय पर फ्लाइट बंद किया गया। फ्लाइट बंद करने से पहले विदेशों में जितने भारतीय संभव था जो आना चाहते थे उनको लाया गया। 30 जनवरी को पहला केस जितनी जान हमारी और आपकी प्यारी है उतना जान लोगों की प्यारी है। 24-25 फरवरी को हमने राष्ट्रपति ट्रंप की अगवानी की, उसके बाद 10 मार्च को देश ने होली मनाई, उसके बाद मध्य प्रदेश की सरकार का घटनाक्रम हुआ होली के दिन से लेकर 22-23 मार्च तक। ये तमाम चीजें इशारा कर रही हैं कि बीजेपी और बीजेपी की सरकार ने इतने बड़े खतरे को भांपा नहीं था जो आपने अभी कहा। नहीं देख लिए, खतरे को भांपने के कारण ही होली में भारतीय जनता पार्टी सहित सरकार ने अपील की। होली किस प्रकार मनाएगी आप देख लीजिए। पूरे देश ने उस नैतिक जिम्मेदारी को समझा। प्रधानमंत्री आज एक मॉरल अथॉरिटी की तरह काम कर रहे हैं, एक पॉलिटिकल अथॉरिटी से ज्यादा उनकी मॉरल अथॉरिटी है। वो कहते हैं, देश सुनता है। देश का एक खोमचा वाला से लेकर एक बड़ा उद्योगपति प्रधानमंत्री बात को ध्यान से सुनता है, उसको अनुसरण करता है। उनके मन की बात लोगों के मन की बात होती है। देखिए, आलोचना करना विपक्ष का काम है, लेकिन मैं एक और छोटी सी बात से जोड़ दूं। प्राकृतिक आपदा कहकर और योजनाबद्ध तरीके से नहीं आती है। यदि आती तो अमेरिका उसको नियंत्रित न्यूयॉर्क में कर लेता, वहां जहां मौतों की श्रृंखला हो रही है। आज भारत 4 लाख PPE जो कभी नहीं होता था तैयार कर रहा है। 1 लाख टेस्ट हो रहे हैं, 6000 लैब स्टैब्लिश कर दिए गए हैं। हर जिले में लैब बनता जा रहा है। अब नॉर्थ ईस्ट में, यहां तक नागालैंड में हमने लैब बना दिया। आप क्या बात कर रहे हैं? इस देश में जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, जवाब दीजिए गौरव गोगोई, आपके समय में कितने आपदा को अवसर आज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कितने हैं? PPE किट, मास्क बनने लगे। जवाब दीजिए गौरव गोगोई।
देखिए, पीपीई किट तो पहले भी थे और इनके निर्यात करने पड़े लो क्वालिटी के। और जहां तक राकेश सिन्हा की बात थी कि प्रधानमंत्री से बहुत सी अपेक्षा थी, सचमुच बहुत सी अपेक्षा थी, क्योंकि वह देश के प्रधानमंत्री हैं। लोगों ने उनको चुना कि संकट के समय वो एक मार्गदर्शन देंगे, वो एक दिशा निर्धारण करेंगे और लोगों को बताएंगे कि आने वाले समय में क्या करना चाहिए, क्या रणनीति है, कैसे हम निकलेंगे। लेकिन क्या हुआ? एक बार ताली बजाने के लिए कहा, एक बार सैल्यूट करने के लिए कहा, एक बार दिया जलाने के लिए कहा, एक बार कहा कि 20 लाख करोड़ का पैकेज है, वो पैकेज भी झूठा निकला। जो वो पैकेज जिसमें सिर्फ 1% जीडीपी का है। आज मजदूर प्रधानमंत्री से खफा है, मजदूर बोल रहा है कि मेरा मन टूट गया है। प्रधानमंत्री जी, आपने तो कहा था कि घर का किराया नहीं लिया जाएगा, लेकिन घर का किराया मेरे से वसूल किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी, आपने कहा था कि ट्रेन के लिए भाड़ा नहीं देना पड़ेगा, लेकिन आपकी कर्नाटक की सरकार में से ट्रेन का भाड़ा ले रही है। प्रधानमंत्री जी, आपने कहा था कि मैं भूखा नहीं होऊंगा, लेकिन भूख के कारण आज महिला आज अपना दम तोड़ रहे हैं रेलवे प्लेटफॉर्म पे। हाँ, प्रधानमंत्री जी का मॉरल अथॉरिटी है और पॉलिटिकल अथॉरिटी भी है, पर मॉरल अथॉरिटी हो या राजनीतिक उनकी अथॉरिटी हो, दोनों में आज वो विफल रहे। आज देश चाहता था कि आज हम भारत को आज हम दिखा पाए। आपके आरोपों का जवाब राकेश सिन्हा देंगे जो आप प्रधानमंत्री पे और बीजेपी पर लगा रहे हैं, लेकिन आप ही के इस बात पर एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। अगर इतनी ही ज्यादा चिंता थी आप लोगों को, तो आपकी भी तो 4-5 राज्यों में सरकारें हैं, फिर स्थिति ऐसी क्यों बन पड़ी कि मुंबई से लाखों की संख्या में लोग निकल पड़े? फिर ऐसी स्थिति क्यों बन पड़ी कि जब योगी आदित्यनाथ को आईना दिखाना था तो राजस्थान सरकार ने बसें लगा दी बॉर्डर पे? अपने मजदूरों के लिए महाराष्ट्र में बसें क्यों नहीं भेज दी? पहुंचा देते उनको उत्तर प्रदेश और बिहार। आप लोग, आपने भी तो राजनीति की। सुमित जी, हर बात पे पहले दिन से हम कांग्रेस पार्टी कह रहे हैं कि आज संकट का समय है। जो भी हो सके, वो बेसरकारी संगठन हो, राजनीतिक दल हो, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, हम सबको इस मुहिम करनी है। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने पहले मजदूरों की बात की, कांग्रेस पार्टी ने वित्तीय पैकेज की बात की, कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हमको MGNREGA ये स्कीम चलानी है। ये तीनों वो चीजें हैं जो बाद में भाजपा सरकार ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है गौरव। वो जो बसें लगी थी भरतपुर बॉर्डर पे, वो बसें मुंबई जाकर मुंबई के धारावी से रहने वाले तमाम बिहार के और उत्तर प्रदेश के लोगों को लेकर क्यों नहीं आ सकती थी? क्यों वो पहल उस वक्त नहीं की प्रियंका गांधी ने? क्यों तमाम मजदूर पैदल चलते रहे? महाराष्ट्र में तो आपकी सरकार है ना। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जितनी काम किया है, चाहे बसेस के साथ हो, आज हम एक व्हाट्सएप ग्रुप में हमने लाखों के तादाद के मजदूरों को अपने अपने घर पे पहुंचा है। आज यूपी में हमने प्रियंका जी ने बसें लगवाए। बसें के जो रिक्वेस्ट थे पहले योगी जी की सरकार ने कबूल किया। कबूल करने के बाद क्या कहते हैं कि फिटनेस सर्टिफिकेट दिखाएं। और फिटनेस सर्टिफिकेट क्या, मैं पूछना चाहूंगा कि यूपी सरकार जो सारे बसेस जो आज चला रही है अपने सरकार के द्वारा, क्या उनके बसेस के फिटनेस सर्टिफिकेट है? क्या यूपी सरकार जो अपने लोगों को मदद कर रही है, क्या वो सारे बसेस हैं या उसमें से कोई स्कूल बस है या एम्बुलेंस है? आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। खैर, आपकी मर्जी, क्योंकि मुझे चिंता मुंबई की है। देश की आर्थिक राजधानी धारावी 2 किलोमीटर के दायरे में 5-7 लाख लोग रहते हैं। हम सब जानते हैं क्या स्थिति है वहां पर। और राहुल गांधी जी ये कह देते हैं कि हम तो समर्थन कर रहे हैं। इस तरीके से पल्ला झाड़ना नहीं है। गौरव गोगोई का जवाब नहीं देना, राहुल गांधी का जिम्मेदारी को नहीं अपने ऊपर ओढ़ना, इसको कैसे देश समझे? गौरव भाई बताइए। सुमित भाई, आपने शायद राहुल जी का पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुना। उन्होंने साफ साफ कहा, बहुत सुना, अच्छे से सुना, एक एक चीज सुनी। महाराष्ट्र को और मदद चाहिए, ये कहा था कि नहीं कहा था? कि महाराष्ट्र को केंद्र सरकार से और मदद चाहिए, ये कहा था कि नहीं कहा था? कि महाराष्ट्र में ये हमारे देश की आर्थिक राजधानी है, मुंबई इसके देश की आर्थिक राजधानी है, इसके लिए और मदद करने की जरूरत है, ये कहा था कि नहीं कहा था? लेकिन मीडिया कभी ये दोष रहता है कि हेडलाइन के लिए वो एक वाक्य तो सुनेंगे। आपकी सरकार है गौरव गोगोई, उस 3 पार्टी की सरकार में आपके भी मंत्री हैं 10-10। आपके पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान साहब आज की तारीख में उस सरकार में मंत्री हैं। आपके प्रदेश अध्यक्ष उस सरकार में मंत्री हैं, और आप ये कह दे रहे हैं कि हम नहीं कुछ कर सकते। आप दिल्ली में कह रहे हैं कि लॉकडाउन फेल हो गया और महाराष्ट्र में कह रहे हैं कि लॉकडाउन ठीक चल रहा है। गलत भाई, क्योंकि पहले तो महाराष्ट्र और पंजाब की सरकार ने लॉकडाउन लगाया। आप मुझे रिकॉर्डिंग दिखा दें जहां पे राहुल गांधी जी ने कहा कि महाराष्ट्र में हम कुछ नहीं कर सकते। आप ये रिकॉर्डिंग दिखा दें। ये गलत, उन्होंने कहा कि हम समर्थन कर रहे हैं।
कांग्रेस का से 4 राज्यों में है, कांग्रेस वहां पे समर्थन में है, इसका क्या मतलब है? इसका यही तो बात सही नहीं है कि राजस्थान में कांग्रेस की मुख्यमंत्री है, पंजाब में कांग्रेस के मुख्यमंत्री है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के मुख्यमंत्री है, महाराष्ट्र में कांग्रेस सब सरकार में शामिल है और हमारे मंत्री है। यही तो बात का तात्पर्य है। लेकिन उठ पटांग को आपने जो मूल बात है कि महाराष्ट्र में मुंबई, आपने बात सही की कि महाराष्ट्र में मुंबई में हम अच्छा, आप मुझे बताइए, चलिए करना है सरकार, चलिए हमने गलत समझा, लेकिन जो चलिए मैं अभी के लिए चलिए मैं ओन कर लेता हूं कि मैंने गलत समझा। अब आप मुझे बताइए, मुंबई में और महाराष्ट्र में जो स्थिति है आज की तारीख में, क्या गौरव गोगोई उससे आप संतुष्ट हैं? क्या वहां के मुख्यमंत्री अगर ये उद्धव ठाकरे नहीं होते, देवेंद्र फडणवीस होते, तो आज आप उनको माफ कर देते? देखिए, हम यही बात कह रहे हैं कि आज देश में जहां जहां हमारा कोरोना वायरस सबसे ज्यादा है, वो चाहे अहमदाबाद हो, वो चाहे मुंबई हो, वो चाहे दिल्ली हो, वो चाहे कलकत्ता हो, यहाँ पे एक प्रकार से हमको इस प्रकार में एक सबको साथ मिलके हमको काम करना है। लेकिन आप देखिए, केंद्र सरकार आज भी मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग तो करती है, लेकिन जब अहम निर्णय लेने होते हैं तब मुख्यमंत्री को नहीं बताते, जब ट्रेन भेजनी होती है तब मुख्यमंत्री को नहीं बताते, जब लॉकडाउन चलाना होता है, जब पहले बार लॉकडाउन को किया था, अवगत करवाया क्या 4 घंटे का जब मैं लॉकडाउन करवाया था, क्या उस समय मुख्यमंत्रियों को अवगत कराया था? आज महाराष्ट्र में ये बात आपकी ठीक है, मुख्यमंत्री से उसके बाद चर्चा हुई। राकेश सिन्हा, वित्तीय पैकेज में भाई, राकेश सिन्हा से जवाब लेता हूं, मैंने आपको बहुत समय दिया गौरव, लेट हिम। जब मैं देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने 400 ट्रेनें चलाई और महाराष्ट्र सरकार ने कितनी ट्रेनें चलाई, छत्तीसगढ़ ने कितनी चलाई, झारखंड ने 29, 21, 15 ये ट्रेनें चलाते हैं। रेल मंत्री पीयूष गोयल बार बार कह रहे हैं, आप बताइए कितना ट्रेन चाहिए, आप किसको बरगला रहे हैं? देखिए, ये संकट जब महाराष्ट्र की बात आई तो कहे सबको साथ मिलकर करना चाहिए, और जब देश का सवाल आता है तो आरोग्य सेतु के ऊपर राहुल गांधी राजनीति करते हैं, कहते हैं हमारी प्राइवेसी ले जाएगी। आप थाईलैंड जाते हैं, आपकी प्राइवेसी का कौन पीछा करता है? आप इटली जाते हैं, कौन प्राइवेसी का पीछा करता है? को हर आदमी स्वतंत्र है, अपने स्वतंत्र तरीके से जीता है। आरोग्य सेतु जान बचाने के लिए है, और पंजाब ने क्या चला दिया? अपना सेतु चला दिया। चलाए अलग बात है, हर राज्य चलाए, लेकिन जो आरोग्य सेतु के नाम पर देश में आपने एक माहौल खराब करने का काम किया। जहां रही भाई बहन की बात, आपकी पार्टी के 2 वरिष्ठ सम्मानित नेता राहुल जी, प्रियंका जी के योगदान की मैं चर्चा कर दूं। किस्मत गुर्जर का तो आपने नाम सुना होगा, भीलवाड़ा में देवरिया की सरपंच हैं। एक सरपंच को ट्वीट करना पड़े, यदि किसी व्यक्ति को मेरे खिलाफ ट्वीट करना पड़े, मैंने केरल में उड़ीसा, राकेश जी सुन लीजिए, मैं लौटता हूं, राकेश जी मैं लौटता हूं, आप दोनों मेरे साथ, मेरी मजबूरी है राकेश जी, समझिएगा। राकेश सिन्हा, गौरव गोगोई हमारे साथ बने हुए हैं। ये बड़ी बहस इस कोरोना काल में कि क्या मोदी सरकार इससे निपटने में नाकामयाब रही, तो मोदी सरकार 2.0 का पहला साल पूरा हो रहा है, उसी के लेखे जोखे पर बातचीत कर रहे हैं 2 खास मेहमान, बीजेपी की तरफ से प्रोफेसर राकेश सिन्हा और साथ में गौरव गोगोई, कांग्रेस पार्टी के युवा प्रवक्ता और सांसद मेरे साथ हैं। राकेश जी, आप अपनी बात कर रहे थे, आप हमला कर रहे थे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर मैं ये जानना चाहता हूं, आखिरकार अगर आपके कामों में खामियों को गिनाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, तो उसको आप सपोर्टिंगली क्यों नहीं ले रहे हैं? उसको एक्सेप्ट करिए ना। देखिए, रचनात्मक सुझाव तो एक नहीं आया है, विध्वंस करने वाली बातें आई हैं। मैंने जो चर्चा की बहुत महत्वपूर्ण है सुमित जी, एक राष्ट्रीय नेता के लिए शोभा नहीं देता है। किस्मत गुर्जर, जिसने जो भीलवाड़ा में देवरिया की सरपंच, उसको ट्वीट करना पड़ा कि भैया हम डिस्ट्रिक्ट में हम कर रहे हैं, आप क्यों हम क्रेडिट लेने के लिए लड़ रहे हैं, और 1000 बसों की बात कर रहे हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं सुमित जी, जगत प्रकाश नड्डा जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। एक दिन ऐसा नहीं हुआ जो सांसदों से, विधायकों से, पदाधिकारियों से लगातार संपर्क में हैं, और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता यह समझ कर नहीं कि हम पार्टी के हैं, लोगों को राहत देनी है। यह संकट का मैग्नीट्यूड कितना बड़ा है, इसका आप अनुमान हम सब देख रहे हैं दुनिया में क्या हो रहा है। आज बता दीजिए कि राहुल गांधी, सोनिया जी ने अपने सांसदों से कब इस संदर्भ में राकेश जी गौरव गोगोई बेहतर बताएंगे, लेकिन मुझे एक चीज पता है राकेश जी, 1000 बसों में, राकेश जी मुझे एक चीज, लेकिन सुनिए मेरी बात, एक बात सुनिए, राहुल गांधी कम से कम लेबर्स के बीच गए तो सही, जो प्रवासी मजदूर सड़क पर चलने को मजबूर हैं उनसे जाकर मिलते तो हैं, उनका हालचाल पूछते तो हैं, उनके साथ बैठे दिखाई तो देते हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं? राकेश सिन्हा कहां गए? छोड़ दीजिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह को, आप कहां गए?
देश के लगभग 1 करोड़ कार्यकर्ता, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हैं, हम हैं, बहुत धार्मिक सामाजिक संगठनों के हैं, क्या बात कर रहे हैं। आज देश में जो सिविल सोसाइटी ने रोल प्ले किया, कांग्रेस उसमें एक्सक्लूडेड है। कांग्रेस पार्टी का एक ही काम है, हर शाम को एक ऐसा बयान जारी करना जिसमें अराजकता फैले। राहुल गांधी की पहली और अंतिम इच्छा देश में अराजकता पैदा करने की है। और मैं चीन के बारे में राहुल गांधी पर सीधा लगा रहे राहुल जी आप तो चीन के इन्वेस्टर से गुपचुप मिलते हैं, देश को बताइए क्या करते हैं। 2017 में चीन के इन्वेस्टर से आप जब गुपचुप मिले थे, विदेश मंत्रालय को मालूम नहीं था। डोकलम में हम जो युद्ध की स्थिति थी, चीन के दूतावास में चीन पे भी आता हूं। अरे राहुल गांधी के आरोपों, राहुल गांधी पे लगे आरोपों का जवाब गौरव गोगोई को देने दीजिए। गौरव, देखिए सुमित भाई, राहुल जी जब भी आवाज उठाते हैं तो अपनी नहीं, लोग देश को उठाते हैं। जब भी आवाज उठाते हैं तो बीजेपी कहेगी ये अराजकता फैलाता, और बाद में चुपचाप उसके उनके जो परामर्श है उन परामर्श को कबूल करते हैं। राहुल जी ने कहा, आपने राकेश सिन्हा जी ने आरोग्य सेतु की बात उठाई, राहुल जी ने आरोग्य सेतु पे क्या कहा था, जिसको आप ओपन सोर्स करिए। तो पहले तो राहुल जी को कोसा, बाद में ओपन सोर्स किया। राहुल जी ने क्या कहा था कि कोरोना वायरस को सीरियसली लीजिए। उस समय फरवरी माह में हेल्थ मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी कहते हैं कि राहुल गांधी जी को कुछ नहीं पता, अराजकता फैला रहे। फिर कोरोना वायरस को लेना पड़ा। राहुल गांधी जी ने कहा था कि वित्तीय पैकेज दीजिए, एमएसएमई के लिए मदद करिए, छोटे काम का ये फैक्ट्रियों के लिए मदद करिए। पहले कहा कि राहुल गांधी जी कुछ नहीं करें, और बाद में वित्तीय पैकेज निकाला। आज भी राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि आप कांग्रेस का नाम ना लेके आप अपना बीजेपी का ही नाम लगाइए, पर न्याय के द्वारा लोगों को महीने का 7,500 रुपए तो दीजिए। आप ये जो महीने का 500 रुपए दे रहे हैं, वो 500 रुपए से वो कर्नाटक से दिल्ली तक का रेल का भाड़ा नहीं दे पाएंगे। तो ये इनकी भाजपा की ये पुरानी आदत है, वो कोसेंगे, लेकिन हमको इनके कोसने से हमको फर्क नहीं पड़ता। हमको फर्क पड़ता है कि जो पर मुझे एक बात बताइए गौरव जी, उसके लिए बहुत गौरव जी एक बात बताइए। मैंने अभी जिक्र किया, राकेश सिन्हा से मैं बात कर रहा था कि राहुल गांधी गए और तमाम माइग्रेंट वर्कर्स के साथ बातचीत की, पर मुझे बताइए उस बातचीत को इतना ग्लोरीफाई करने की क्या जरूरत थी। आपकी पार्टी ने रात भर से माहौल बनाया कि कल सुबह वो वीडियो रिलीज होने वाला है, फिर वो वीडियो रिलीज होता है, एडिटेड वीडियो है, गाना लगा हुआ है, म्यूजिक लगा हुआ है। क्या ये क्या है? अगर आप मदद करना चाहते तो मदद करिए, दिखाने की क्या जरूरत है? देखिए, सबसे ज्यादा आज भारत सरकार को समझना पड़ेगा कि हमको संवेदनशील बनना है, अहंकारी नहीं। चुप के हम चुप नहीं रह सकते। और राहुल गांधी ने जब भी कुछ काम किया है संवेदनशीलता से की है, बात सुनी है। ये नहीं बोला कि हम जो कर रहे हैं ठीक है। उन जो लोगों से मिले, उनको गाड़ी से लेकर उनको अपने घर तक पहुंचाया। क्या ये गलत किया? लोगों के पास गए, उनसे बैठा, उनकी बात सुनी, क्या गलत? कुछ गलत नहीं किया। सवाल दूसरा है, जो किया उसका ढिंडोरा पीटा, जो किया है उसको फिल्म बना के रिलीज किया। सुमित भाई, ये इस पर सवाल कर रहा हूं मैं। आपने जो मदद की, मिले जाके, उस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ये तो मैंने खुद अभी राकेश सिन्हा से पूछा कि उन्होंने कितनों से मुलाकात की, पर मैं ये कह रहा हूं कि उसको ग्लोरीफाई करने की क्या जरूरत है। आप सेवा भाव करिए, सेवा को बेचा थोड़ी जाता है। मैं इसका जवाब देता हूँ सुमित भाई, इस बात से राहुल गांधी जी मैं इसका जवाब देता हूँ को व्यक्तिगत रूप से उसको ग्लोरीफाई नहीं किया है। उन मजदूरों की जो संकट है, उस संकट को एक बड़ा मंच दिया है। आज पूरे देश ने सुना, मजदूरों ने कहा कि कोई किराया नहीं, हमसे किराया हम आज भी हमको वसूला जाए। उन मजदूरों ने कहा कि 4 घंटे का लॉकडाउन में क्या, राहुल गांधी जी ने बस एक मंच दिया ताकि मजदूरों की जो पीड़ा है, राकेश सिन्हा कुछ कहना चाह रहा है आपकी बात। राकेश सिन्हा रिस्पॉन्ड करिए, फिर आगे अगले मुद्दे में बढ़ते हैं। आपने एक बहुत बुनियादी बात आपने बहुत बुनियादी बात उठाई। देखिए, इतने कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, आप ट्विटर पे डाल सकते हैं कि मैंने इतने मजदूरों का हेल्प किया, यहाँ किया है, उनको ये किया। ये तो करना चाहिए, जिससे दूसरे भी प्रेरित होते हैं। आप 5 लोगों का भोजन बनाकर तो ले जाते हैं। सामान्य लड़कियां, 15-15 साल की लड़कियां अपने घरों से भोजन बनाकर लोगों को ले जाती हैं। आप राहुल जी गए थे तो 10 जनपद से 5 लोगों का भोजन, आपके पास तो सारी सुविधाएं हैं। जो लोग सुविधा में आप पर भी लागू होता है, ज्यादा अच्छे तो सामान्य नागरिक हैं, जो आप भी खाना बांट सकते हैं। आप तो आप भी मदद कर सकते हैं, करते हैं। रूप कमल से लेकर आपको याद होगा ना, ये गए थे एक कलावती के घर गए थे। वो कलावती राहुल गांधी इतने फैसिनेटेड क्यों है? कलावती का अपने बारे में बताइए ना।
नहीं, मैं तो राहुल गांधी ये कह रहे हैं, राहुल गांधी की सब बात सरकार मान रही है, तो आपको तो मैं सवाल पूछ सकता हूँ, विपक्षी सब मैं सवाल पूछ सकता हूँ गौरव गोगोई से भी, राकेश सिन्हा से भी। आप लोग सवाल पूछते हैं तो राजनीति करते हैं। मोदी जी ने देश को एक महासंकट से उबारने का काम किया है। जब अभी उभरा नहीं है सर, अपील पर लोग सर अभी उभरा नहीं है, अभी तो फैल रहा है, अभी तो फैल रहा है, अभी तो 1.5 लाख 1,65,000 पे पहुंचा है। देश में सॉलिडरिटी खाना है राकेश जी। सर सुमित जी, उसको हम रोक लेंगे, रोकने का पूरा प्रयास हो रहा है, हम सबकी ये कोशिश है, परास्त करेंगे, कम से कम ये सहयोग तो करें, माहौल खराब ना करें देश में। राकेश जी चलिए आगे बढ़ता हूं, अगले मुद्दे पे आता हूं। आपने कभी बात कही थी अपने कुछ देर पहले मेरे जवाब में, चीन का आपने की, चीन के साथ फोटो खिंचा लेते हैं उनके एनवॉय के साथ जाके। चीन के साथ तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने खूब झूला है, खूब मुलाकातें रही हैं बीते 6 साल में, 5-6 अलग अलग दौर की मुलाकातें रहीं, अलग अलग जगहों पर मुलाकातें रहीं। फिर आज ये स्थिति क्यों है कि आज हम और आप जब बात कर रहे हैं तो आपका भी ध्यान चीन की सीमा पर लगा हुआ है, मेरा ध्यान भी लगा हुआ है कि टेंशन कम हुआ कि नहीं हुआ, क्या हम युद्ध की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, यह स्थिति क्यों पैदा हुई है? देखिए एक बात जान लीजिए, एक बात मैं बता दूं, गौरव जी यहाँ बैठे हुए हैं, ये नॉर्थ ईस्ट से आते हैं। आज सीमा के पर हमने जो काम किया है, जो बॉर्डर पे जो हमने सड़क बनाई, या चीन की संकट क्या है? अब तक 2014 के पहले तक हम स्टेटस को मेंटेन करते थे। चीन कहता था हम स्टेपल वीसा देंगे कश्मीर के लोगों को, अरुणाचल के आईएस को आने के लिए वीसा और पासपोर्ट की जरूरत नहीं, चूंकि हमारे देश के लोग हैं, और हम चुपचाप सुन लेते थे, हम एक छोटा सा प्रोटेस्ट जारी करते थे। अभी चीन को नरेंद्र मोदी जी की सरकार के दौरान 30 लाख मैप को जलाना पड़ा। हमने बॉर्डर पर सड़क का जाल बिछा दिया। 2 एयरपोर्ट, सिक्किम का जो एयरपोर्ट बना बहुत ही महत्वपूर्ण है, और अरुणाचल प्रदेश में जो एयरपोर्ट बना बहुत महत्वपूर्ण है, और 30 रेलवे स्टेशन को हमने मॉडर्नाइज किया जो नॉर्थ ईस्ट में है। अरे नॉर्थ ईस्ट में जो डेवलपमेंट हुआ है गौरव जी, तो वहां से आते हैं, सच को स्वीकार करना चाहिए। चीन की छटपटाहट का कारण यही है, लद्दाख में हमारा डेवलपमेंट हो रहा हो। वो चाहते थे कि लद्दाख जैसा पड़ रहे, वो तो यहां तक आए और हम डेवलपमेंट नहीं करें। अगर चीन हमारे मुकाबला करेगा तो हम परास्त करेंगे, हम नहीं चाहते युद्ध हो। लेकिन ताइवान, हांगकांग और तिब्बत, ये तीनों मुद्दे मरे नहीं हैं। गौरव गोगोई हमसे सवाल पूछ रही है, जब देश पर चीन के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी ने चिंता जताई, तैयारी कर रहा था। कुछ ही देर पहले राहुल गांधी ने ट्वीट भी किया, सरकार से पूछा है कि आप इस स्थिति को साफ करें। क्या आपको लगता है कि राकेश सिन्हा उस स्थिति को साफ कर पाए अपने जवाब में? बिल्कुल नहीं। चीन एक बढ़ता हुआ शक्ति है, अगर चीन को हराना है तो एक ही उपाय है कि भारत की अर्थव्यवस्था को और ताकतवर करो। भारत की अर्थव्यवस्था ताकतवर होगी तो ऑटोमेटिकली हमारी मिलिट्री की क्षमता, हमारी डिफेंस की क्षमता, हमारी इंडस्ट्री की क्षमता, हमारी जो पूरे जो वर्ल्ड में जो हमारी जो रेपुटेशन है, हमारा एक जो वजन है, वो वजूद है, वो बढ़ेगा। लेकिन अगर आप इकोनॉमी बस गिरते ही गई, आप कोरोना वायरस से पहले आप इकोनॉमी आप देख लीजिए, सबसे कम नीचे स्तर पे जीडीपी थी पिछले 6 दशकों में, सबसे ज्यादा बेरोजगारी थी, बेरोजगारी बढ़ रही है, जीडीपी कम हो रही है, इंडस्ट्री कम हो रहे हैं। यूएस और चीन के बीच में जो तनाव था, उस तनाव का फायदा ताइवान को मिल रहा है, वियतनाम को मिल रहा है। मैन्युफैक्चरिंग के स्तर पे बांग्लादेश हमसे आगे जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश में कम हो रहा है। तो राकेश सिन्हा जी के भाषणों से चीन को हम प्रयास नहीं कर पाएंगे। चीन को अगर प्रयास करना है तो भारत के अर्थव्यवस्था को मजबूत करना पड़ेगा। गौरव गोगोई, मैं ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछ रहा हूँ विपक्ष की। राकेश जी एक मिनट, गौरव गोगोई, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। आप नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, आप लोग इस चीन समस्या को हम लोगों से बेहतर समझते होंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ, विपक्ष के नेता होने के नाते और इस देश में सबसे बड़े वक्त तक शासन करने वाली पार्टी के नेता होने के नाते, आज की तारीख में जब विश्व 2 धुरी में बट रहा है, एक तरफ ट्रंप खड़े हैं, एक तरफ शी जिनपिंग खड़े हैं, भारत को क्या करना चाहिए? कांग्रेस पार्टी की क्या राय है? क्या दोनों को साथ लाना चाहिए या किसी एक तरफ हो जाना चाहिए? गौरव गोगोई, देखिए, उत्तर पूर्वांचल की आपने बात की, और उत्तर पूर्वांचल एक भारतीय होने के नाते मैं कहता हूं कि हमारा अनुभव ये कहता है कि किसी दूसरे पे हमको निर्भर नहीं होना, अपने खुद के पैरों पे खड़ा होना है। खुद के पैरों पे खड़ा होके हम हमारे राष्ट्र हित के लिए जो फायदेमंद है, जो हमारे लोगों के लिए जो फायदेमंद है, उस नजरिए से देखना है। चीन के नजरिए से नहीं देखना, अमेरिका के नजरिए से नहीं देखना, रूस के नजरिए से नहीं देखना, जापान के नजरिए से नहीं देखना। राष्ट्र हित में जो हमारे भारत के लोगों को
तो हमसे विकास की तरफ लेके जाता है, उसमें देखना है। और उसके लिए सबसे पहला कदम यही है, ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ। अगर हम अपनी इकोनॉमी को हम ग्रोथ नहीं करेंगे, अपने इकोनॉमी को हम दुर्बल रखेंगे, कम करके रखेंगे, कम ना। राकेश जी, इस राय से तो सहमत होंगे आप? विपक्ष की ये राय बहुत बैलेंस है कि जो भारत के फायदे में उस बारे में सोचे। हम दूसरे पे हमको निर्भर होना पड़ेगा। देखिए, मैं राकेश सिन्हा जी, मैं इसका जवाब दे दूं। देखिए अभी युद्ध नहीं होगा, नहीं होना चाहिए, लेकिन जो नौबत है उसमें चीन पूरी तैयारी कर रहा है। उस वक्त विपक्ष का नेता शल्य की भूमिका निभाए। महाभारत में एक शल्य होता था जो कर्ण का सारथी था, हर बात में कहता था तुम अब देखो तुम तो नहीं जीत पाओगे। और यदि सारथी इतना खराब हो जाए, आज कांग्रेस पार्टी कर रही, पहले इकोनॉमी मजबूत कीजिए, तब तक लद्दाख जाने दीजिए। जो नेहरू ने किया, 48,000 स्क्वायर किलोमीटर आपने चीन को सोने की तस्तरी में परोस के दे दिया, हजारों जवानों को शहीद कर दिया, बिना आर्म्स के थे। 3,000 जीप आपने मंगवाए थे, नेहरू जी ने मंगवाए थे, जीप स्कैम था, कोई बोलता नहीं है, बोलेंगे कहीं फिर नेहरू पर आ गए। अरे हमारे जो जवान मरे, शहीद हुए, बिना आर्म्स के लड़ रहे थे, बिना जीप के लड़ रहे थे। आज राहुल गांधी वही चाहते हैं, आज यदि चीन टकराएगा तो हम चीन को मुंहतोड़ जवाब देंगे। हमारी सेना सक्षम है, डोकलम में लड़ते वहां हराते, लद्दाख में लड़ेंगे वहां हराएंगे। हमारे एयरफोर्स, नेवी और आर्मी सक्षम है। और आर्थिक रूप से दो मैं उदाहरण देता हूं, इतना समय नहीं है। अगर आप इतने सक्षम है, 2013-14 में हम कहां थे? आज मोबाइल एक बात सुनिए, मोबाइल में दूसरे दुनिया के दूसरे बड़े प्रोड्यूसर हैं, स्टील में आज हम दुनिया के दूसरे बड़े प्रोड्यूसर हैं। आर्थिक विकास की बात कर रहे हैं हम। डिफेंस के क्षेत्र में हम चीन को देखकर तैयारी करते रहे हैं। हम मालूम है चीन इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ इंडिया। राहुल गांधी क्यों चीन के प्रति इतनी सहानुभूति रखते हैं? राहुल गांधी चीन के इन्वेस्टर से क्यों मिलते हैं? देश जानना चाहता है। प्रधानमंत्री मिलते हैं, बायलैटरल टॉक्स होती है, शिखर सम्मेलन होते हैं दो देशों के बीच में। कैसी बात? राहुल गांधी मिलते तो दिक्कत है, आप लोग मिलते तो अच्छा। और प्रधानमंत्री को कूटनीति का अधिकार है। प्रधानमंत्री तो विदेश नीति के चीफ स्पोक्स पर्सन होते हैं। प्रधानमंत्री नहीं मिलेंगे तो भाई ये तो प्रधानमंत्री ने तय कर लिया होगा ना कि शी जिनपिंग के साथ दोस्ती करनी है। शी जिनपिंग के साथ दोस्ती करनी है। हम विश्व की ग्लोबल व्यवस्था में रहते हैं। हम युद्ध नहीं चाहते हैं, हम सबसे मिलेंगे, लेकिन युद्ध करोगे तो तुम्हें परास्त करेंगे। पर चीन तो कर रहा है ना, मैं वही तो कह रहा हूं कि आपकी डिप्लोमेसी पे सवाल खड़ा हो रहा है। आज हम हिंदुस्तान का सबसे भरोसेमंद साथी पड़ोसी नेपाल, वो चीन के पाले में चला गया है। क्या क्या नेपाल ने नक्शा बदल दिया, हमारे हिस्से को अपने हिस्से में दिखा दिया। क्या भारत ने कुछ कर पाया? चीन का साउथ एशिया सी में पहुंच गया है चीन। श्रीलंका में उसके अपने बन गए हैं पोर्ट्स। अब मालदीव में चीन आ गया है। चीन चारों तरफ से हमको घेर रहा है। बता दो 2014 में मोदी जी के आने के बाद म्यांमार से, लंका से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान को छोड़कर सभी देशों से हमारे संबंध बहुत बेहतर हुए हैं। नेपाल में चीन पिछले 30 साल से अपनी अड्डेबाजी कर रहा है। नेपाल को हमने सॉफ्ट डिप्लोमेसी के द्वारा, मोदी जी गए, सॉफ्ट डिप्लोमेसी से लाए हैं। मुद्दे उठते हैं, देखिए दो सोवरेन स्टेट हैं, कभी कभी कुछ डिस्प्यूट उभरे हैं, लेकिन नेपाल हमारा दोस्त था, है और रहेगा। गौरव, इतना गौरव बोलना चाह रहे हैं। चीन के सवाल पर कांग्रेस पार्टी को जवाब देना पड़ेगा। 62 से लेकर 2020 तक चीन के ऊपर आपकी डूबियस नीति क्यों है? जी गौरव बोलिए। सुमित भाई, मैं राकेश सिन्हा जी पार्लियामेंट में अभी आए हैं, उनको मैं कहूंगा कि पहले पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी के कुछ रिपोर्ट पढ़ें, खास करके डिफेंस की स्टैंडिंग कमेटी के रिपोर्ट पढ़ें। आप जो ये बात कर रहे हैं कि बहुत हमारी सरकार में हमारी डिफेंस बहुत स्ट्रांग है, आज डिफेंस की स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट जो पब्लिकली अवेलेबल है, वो कहते हैं कि 10 दिन का एम्यूनेशन ही है। 10 दिन के एम्यूनेशन से आप देश से लड़ेंगे? आज आप डिफेंस कमेटी की रिपोर्ट पढ़ लीजिए। आपका जो पिछले साल का बजट है वो डिफेंस के मॉडर्नाइजेशन में सबसे कम मॉडर्नाइजेशन के लिए वो शेयर है। तो क्या डिफेंस को बिना, आर्मी को बिना मॉडर्नाइज करके आप किसी देश को प्रयास कर पाएंगे? और आप विदेश नीति की बात करते हैं। आज इन्होंने सही पूछा है कि नेपाल जिसके साथ आप प्रधानमंत्री जी 2 या 3 बार जा चुके हैं, क्या परिणाम हुआ? डोकलम के बाद प्रधानमंत्री जी चीन से मिले वुहान में, उसके बाद भी आज क्या परिणाम हुआ? डोकलाम में जो वो सड़क के लिए जो हम भारत उस विवाद में घुसा था, देखिए मामला बन चुकी है। आज चीन यहाँ पे आ चुका है। क्या हुआ है? आज अगर आप ये खाली ये भाषण की जो बात है करेंगे, शायद दिन भर बहस कर लेंगे, ये खत्म नहीं हो पाएगी। मेरी माफी चाहूंगा राकेश जी, गौरव भाई, मेरे पास वक्त की कमी है। आप लोगों ने बहुत एक कमेंट वक्त निकाला, 10 सेकंड के लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। सुमित जी 10, अच्छा चलिए 10 सेकंड
लास्ट 10 सेकेंड। सुमित जी 10 सेकंड में एक कमेंट में कर देखिए, पेनी वांग ऑस्ट्रेलिया के अपोजिशन के स्पोक्स पर्सन है, सरकार के नहीं। पेनी वांग ने जो एक स्टेटमेंट नरेंद्र मोदी जी की सरकार के बारे में कहा कि इंडिया इज नॉट ए न्यू चाइना, और इंडिया इज मैक्सिमाइजिंग इस ओन स्ट्रेटेजी। इंडिया इज मैक्सिमाइजिंग इस स्ट्रेटेजी, इंडिया इज चार्टरिंग इस ओन कोर्स। और देख लीजिए, मॉरिसन, मैक्रोन और मोदी, ये तीन जो एक ध्रुव बनता जा रहा है, जो दुनिया के लिए मल्टीपोलर के लिए जा रहा है। मैरिसन ऑस्ट्रेलिया के हैं, मैक्रोन फ्रांस के हैं, नरेंद्र मोदी जी। ये जो अंडरस्टैंडिंग मोदी जी समानांतर अंडरस्टैंडिंग बना रहे हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम बोथ ऑफ यू कि आई एम शॉर्ट ऑफ टाइम, मेरे पास वक्त की कमी है। गौरव गोगोई शुक्रिया, राकेश सिन्हा जी बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में जुड़ने के लिए। लेकिन ये उम्मीद करनी चाहिए कि कोरोना काल में जो विश्व दो धुरी में बट रहा है, अमेरिका बनाम चीन की, इसमें ऐसी नौबत ना आए कि विश्व युद्ध की तरफ ये देश, ये दुनिया चली जाए। उससे बचाने में, क्योंकि भारत दोनों मुल्कों का दोस्त है, एक अहम भूमिका निभा सकता है।